नमस्कार, स्वागत है आप सभी का एससीएन न्यूज के इस बुलेटिन में। और आइए सबसे पहले नजर डालते हैं आज की हेडलाइंस पर। जय श्री राम के गगनभेदी नारों से गूंजा जमशेदपुर का हर कोना। नववर्ष की पूर्व संध्या पर हिंदू संगठनों ने निकाली नववर्ष यात्रा। बन्ना गुप्ता, सरयू राय व अनेक गणमान्य व्यक्ति हुए शामिल। नेताजी सुभाष मैदान में सामूहिक आरती के साथ यात्रा हुई पूरी। शोभा यात्रा के दौरान जिला प्रशासन रहा मुस्तैद। चांडिल एसडीपीओ संजय सिंह ने कपाली में हुए गोलीकांड का किया खुलासा। कपाली अशरफी मेडिकल में फायरिंग के मामले में 2 गिरफ्तार। अपराधियों के पास से फायरिंग में प्रयुक्त देसी पिस्तौल बरामद। दहशत फैलाकर रंगदारी वसूलने के उद्देश्य से की गई थी फायरिंग। और जमशेदपुर के सीआरएम 12 में पॉन्ड 5 का हुआ विधिवत उद्घाटन। टाटा स्टील के वीपी चाणक्य चौधरी के साथ अन्य ने किया उद्घाटन। पॉन्ड 5 के साथ क्षेत्र में 32 एकड़ में जलाशय विकास का काम पूरा। 15 एकड़ में जैव विविधता के लिए तैयार किया जा रहा ग्रीन कवर। आइए बात करते हैं हिंदू नववर्ष की पूर्व संध्या पर निकली शोभा यात्रा की। हिंदू नववर्ष की पूर्व संध्या पर शुक्रवार को जमशेदपुर के हिंदू संगठनों ने शहर के विभिन्न भागों से नववर्ष यात्रा का आयोजन किया। बाजे गाजे के साथ निकली ये सारी नववर्ष यात्राएं सांकची अम्बगान स्थित नेताजी सुभाष मैदान पहुंची, जहां सामूहिक आरती एवं हनुमान चालीसा पाठ के बाद कार्यक्रम का समापन हुआ। नववर्ष 2 अप्रैल को बड़े हर्षोल्लास व धूमधाम से मनाया जा रहा है। इसकी पूर्व संध्या पर विश्व हिंदू परिषद के मार्गदर्शन में हिंदू उत्सव समिति, बजरंग दल, हिंदू जागरण मंच, सनातन उत्सव समिति सहित सभी हिंदू संगठनों ने शहर के विभिन्न स्थानों से नववर्ष शोभा यात्रा निकाली। शोभा यात्रा में झारखंड सरकार के स्वास्थ्य मंत्री बन्ना गुप्ता मुख्य अतिथि के रूप में शामिल हुए। बन्ना गुप्ता ने जय श्री राम के नारे के साथ लोगों की हौसला अफजाई करते हुए कहा कि पूरा शहर भगवा रंग में रंग गया है।
लोगों को मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान राम के आदर्शों को अपनाते हुए आगे बढ़ने की जरूरत है। वहीं नववर्ष यात्रा में जमशेदपुर पूर्व के विधायक सरयू राय समेत अन्य अनेक गणमान्य लोगों ने भी शिरकत की। विधायक सरयू राय ने इस अवसर पर कहा कि विश्व हिंदू परिषद के मार्गदर्शन में स्वतः स्फूर्त नववर्ष यात्रा निकली है। इससे साबित हो गया है कि हिंदू युवा हिंदू हितों की रक्षा करने में जागरूक हैं। हमको कोई नहीं, आराम से नहीं, आप छेड़ दिया, हम नहीं छेड़े आपको जब हम बोल रहे हैं कि नहीं हमको शांति से रहने दीजिए, आप शांति से नहीं रहने दे रहे, हम सबको शांत करेंगे ना। हमको कैसे मैनेज करना है, हम इतना यात्रा लेकर के चल रहे हैं, हमको मैनेज करना है। नहीं, हम किसी से नहीं, आप नाम नंबर लीजिए, हम नाम नंबर देंगे यहाँ पे, अभी हम खड़े हैं और जितना नाम नंबर नहीं, हमको जितना नाम नंबर देना हम देंगे यहाँ, ये नहीं होगा। बजाइए नहीं तो हम नीचे फाड़ देंगे, हम बता दे रहे क्या करेंगे आप, कैसे मैनेज करेंगे आप, हम बोल रहे हैं हो जाए गलत गाना, गलत गाना बजा आप अपना आवाज दीजिए, जय श्री राम का नारा लगाइए और भी जरा ना उसको। वैसे सरकार द्वारा इसे लेकर जो गाइडलाइंस जारी की गई थी उसके अनुसार शोभा यात्रा में डीजे नहीं बजाने, जुलूस में 100 से ज्यादा लोगों के शामिल नहीं होने एवं सभी के लिए मास्क पहनना अनिवार्य करने जैसी शर्तें शामिल थी। लेकिन हिंदू नववर्ष के उत्साह में न किसी ने मास्क पहना और न ही डीजे पर रोक लगी। बजरंगबली के साथ जय श्री राम के नारों व भक्ति गीतों के साथ निकली शोभा यात्राओं के कारण पूरा शहर गुंजायमान होता रहा। वैसे कई स्थानों पर पुलिस ने शोभा यात्रा में बज रहे साउंड सिस्टम को बंद कराने की कोशिश भी की, लेकिन वहां से आगे बढ़ते ही फिर वे पुनः वैसे ही शुरू हो गए। इसे लेकर मानगो सेवा संघ की शोभा यात्रा थोड़ी देर तक रुकी भी रही। हालांकि बाद में पुलिस अधिकारियों के साथ वार्ता के बाद यात्रा वहां से निकली। इसी तरह कदमा, सोनारी, जुगसलाई सहित शहर के अन्य स्थानों से भी हिंदू संगठनों ने नववर्ष यात्राएं निकाली, जो सभी साक्षी नेताजी सुभाष मैदान पहुंची। मैदान में सामूहिक आरती एवं हनुमान चालीसा पाठ के साथ आयोजन संपन्न हुआ। ये स्वतः स्फूर्त है और विश्व हिंदू परिषद के तत्वावधान में जो हिंदू उत्सव समिति ने जुलूस निकाला है, इससे साफ हो गया है कि जमशेदपुर के जो हिंदू हैं, खास करके युवक हैं, वे हिंदू हितों का सही ख्याल रखने वालों को पहचानते हैं, जानते हैं। और जब कभी कालनेमी टाइप लोग रूप बदल कर शामिल होते हैं ऐसे में, तो उनको हिंदू जनता नकार देती है, अलग कर देती है। लोग रात में कलमा पढ़ेंगे, सुबह अजान सुनेंगे और दोपहर के बाद हिंदू जुलूस में शामिल हो जाएंगे। तो ऐसे जो लोग हैं, इनके स्वरूप को भी यहाँ की हिंदू जनता अच्छी तरह पहचानती है। इसीलिए इस जुलूस की जो भव्यता है, अपार संख्या जुड़ी है और अपने से रास्ते में जुड़ते गए हैं लोग। और ऐसे लोग जो हिंदू एकता को खंडित करने का षड्यंत्र कर रहे थे, वो कहाँ हवा हो गई ये पता ही नहीं चल रहा। आज जमशेदपुर में विश्व हिंदू परिषद सभी हिंदुओं को एक करके ये शोभा यात्रा निकाली है और ये अपार भीड़ को दर्शाती है कि अब हम लोग हिंदू राष्ट्र की ओर बढ़ रहे हैं। अब जो है हिंदू ही भारत में हिंदू ही रहेगा और हिंदू ही रहेगा। हिंदू नववर्ष कल है। सबसे पहले तो आपके चैनल से मैं सभी को हिंदू नववर्ष की हार्दिक बधाई देता हूं। आज हिंदू नववर्ष के शुभ
पूर्व संध्या पे जमशेदपुर के सभी हिंदूवादी कार्यकर्ताओं के द्वारा, सभी संगठनों के द्वारा शहर के अनेक जगहों से, आलूबासा से, डिमना से, गोलमुरी से, कदमा से, सोनारी से, अनेक क्षेत्रों से अलग अलग बैनरों पे आज हिंदू युवा ये उत्सव मनाने निकले हैं और ये संदेश देना चाहते हैं कि ये जमशेदपुर हिंदुओं का शहर है, ये झारखंड हिंदुओं का शहर है और आज ये पूरा हिंदू जो है अपना 9 वर्ष के पूर्व संध्या पे ये शोभा यात्रा निकाल रहा है। ऐसी ही शोभा यात्रा अभी रामनवमी के विसर्जन पर यानी 11 तारीख को भव्य रूप से पूरे शहर में निकाली जाएगी। जमशेदपुर और पूरे कोल्हान ही नहीं, प्रदेश और सीमावर्ती क्षेत्रों के उड़ीसा और बंगाल से भी बड़ी संख्या में हिंदू यहाँ पे पहुंचे हैं। यह इस बात का प्रमाण है कि हिंदू अब जाग चुका है। हिंदुओं के ऊपर होने वाले कुठाराघात को हिंदू बर्दाश्त नहीं करेगा। यह यात्रा हिंदू उत्सव समिति के आयोजन में और विश्व हिंदू परिषद के मार्गदर्शन में गोलमुरी क्रिकेट क्लब मैदान से निकली थी। आप इधर कैमरा दिखा सकते हैं पत्रकार महोदय, लाखों की संख्या में हिंदू, हर एक घर से हिंदू पधारे हुए हैं। क्या बच्चे, क्या जवान, क्या किशोर, क्या बूढ़े, क्या औरत, क्या मातृशक्ति, सारा भेदभाव भुला करके हिंदुत्व एकता का परिचय दे रहा है। हिंदू समस्त हिंदू जो आज एकत्रित हुआ है, इसमें सबका योगदान है। सभी कार्यकर्ताओं का यह जो मेहनत है, जो 1 महीने से जो कार्यकर्ता सो नहीं पाए इस भव्य आयोजन के चलते, उन देवतुल्य कार्यकर्ताओं को कोटि कोटि नमन है। आगे भी अगर ऐसा आह्वान हिंदू उत्सव समिति करती है तो आशा ही नहीं पूर्ण विश्वास है लाखों की संख्या में हिंदू पहुंचेंगे और अपने धर्म को मजबूत करने के लिए अपना अहम योगदान देंगे। नहीं, ऐसा कोई विषय नहीं है। सारे हिंदू एक मंच पर हैं और आज जुलूस आज आप देख रहे हैं हिंदू जागरण मंच के द्वारा निकाला गया है। कल हिंदू 9 वर्ष है, आज उसकी पूर्व संध्या पर हिंदू जागरण मंच के द्वारा और तमाम हिंदू संगठनों के द्वारा सभी क्षेत्रों से जुलूस निकाला जा रहा है। और ये हम आज के अवसर पर सभी हिंदू भाइयों को, सभी सनातन भाइयों को बहुत बहुत बधाई एवं शुभकामनाएं देता हूं। कहीं कोई विरोध नहीं है, सारा हिंदू एक मंच पर एक साथ है। जय श्री राम। ये भालूबासा हरिजन स्कूल मैदान से लेकर साक्षी आम बगान मैदान तक यह जुलूस जाने वाला है। हजारों की संख्या में लोग यहाँ उपस्थित हैं। यह एक ऐतिहासिक जुलूस है। हमारा नया वर्ष है, कल हमारा नया वर्ष है। कल वो दिन है जिस दिन राजा भगवान राम का राज्याभिषेक हुआ था। कल वो दिन है जो युधिष्ठिर का राज्याभिषेक हुआ था। कल वो दिन है जो विक्रम संवत के माध्यम से विक्रमादित्य राजा ने 9 वर्ष की स्थापना की थी। यह हमारे लिए ऐतिहासिक दिन है। हिंदू जागरण मंच के द्वारा हिंदू 9 वर्ष के पूर्व संध्या पे हम लोग 9 वर्ष हर्षो उल्लास के साथ मनाते हैं और सारा हिंदू समाज एक होके ये हिंदू 9 वर्ष मनाता है। हम लोग को देखिए, अभी समाज में पूरे भारतवर्ष में आज पूर्व चले जाइए 4 साल पहले तो सबको जानते थे 1 जनवरी को नया साल होता है, मगर नहीं, हम लोग का सनातन धर्म का 9 वर्ष आज के दिन ही हम लोग आज 279 प्रतिपदा पे हम लोग 9 वर्ष में मना रहे हैं। और हम लोग जितने भी हिंदू समाज सनातन धर्म को मानने वाले जितने भी हैं आज हिंदू 9 वर्ष हर्षो उल्लास के साथ मना रहे हैं। और मैं सारा देशवासियों को हिंदू 9 वर्ष की ढेर सारी बधाई देता हूँ। आज हम सभी सनातनी हिंदू धर्मी भाइयों एवं इस समाज में रह रहे हिंदू भाइयों का आज हम लोगों का 9 वर्ष है। हम 9 वर्ष की खुशी आज अपने शोभा यात्रा निकालकर अपने सभी भाइयों के साथ अपनी हम लोग खुशियाँ मना रहे हैं। इसकी हम लोग 9 वर्ष की हम लोग सभी भाइयों को और सभी हिंदू भाइयों को शुभकामना देते हुए हम लोग शोभा यात्रा निकाले हैं। ये कहाँ से? ये भालूबासा हरिजन स्कूल मैदान से आम बगान सुभाष मैदान। आइए बात करते हैं कपाली की दवा दुकान में फायरिंग के हुए खुलासे की।
कपाली ओपी क्षेत्र अंतर्गत टीओपी चौक के पास अशरफी मेडिकल में विगत 23 मार्च की शाम रंगदारी और दहशत फैलाने के उद्देश्य से हुई फायरिंग के मामले का पुलिस ने खुलासा कर लिया है। पुलिस ने इसमें शामिल 2 आरोपियों को हथियार के साथ गिरफ्तार कर लिया है। चांडिल एसडीपीओ संजय सिंह ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में मामले का खुलासा करते हुए बताया कि कपाली के अशरफी मेडिकल में हुई फायरिंग के मामले में साजिद अंसारी एवं आफ्ताब आलम अंसारी नामक अपराधियों को गिरफ्तार किया गया है। दोनों ही अपराधियों ने फायरिंग की घटना में अपनी संलिप्तता स्वीकार की है। पुलिस ने उनके पास से फायरिंग में प्रयुक्त देसी पिस्तौल के साथ ही मोबाइल फोन भी बरामद किया है। एसडीपीओ संजय सिंह ने बताया कि दोनों अपराधी पूर्व में भी कई आपराधिक वारदातों में शामिल रहे हैं। अशरफी मेडिकल में फायरिंग के पीछे उनका उद्देश्य क्षेत्र में दहशत फैलाकर लोगों से रंगदारी वसूलना था। 23 मार्च को कपाली क्षेत्र में टीओपी चौक के पास अशरफी मेडिकल के सामने 2 अज्ञात अपराधियों ने बड़ा ही फिल्मी अंदाज में गोलीबारी कर जानलेवा हमला किया था और 2 लोगों को जख्मी कर दिया। यह घटना बड़ी ही संवेदनशील थी और हमारे लिए बहुत बड़ी चुनौती थी। उनके सीधे साधे कोई पहचान नहीं थे डायरेक्टर, और इसलिए चौक चौराहे पर दिन दहाड़े इस तरह की गोलीबारी से हमारे लिए, पुलिस के लिए बड़ी ही चुनौतीपूर्ण काम था। इस केस को उद्भेदन करना और इस अपराधियों को, इसमें शामिल अपराधियों को पकड़कर कानून के हवाले करना। इसके लिए पुलिस अधीक्षक महोदय से दिशा निर्देश प्राप्त कर हम लोगों ने थाना प्रभारी कपाली के नेतृत्व में एक विशेष टीम गठित किया और पूरी घटना को एनालाइज करके इसके बैकग्राउंड में जाकर के काफ़ी मशक्क़त के बाद इसमें शामिल 2 अपराधकर्मी साजिद अंसारी और आफ्ताब आलम को इस घटना में प्रयोग किए गए हथियार के साथ, गोली के साथ गिरफ्तार किया गया है। दोनों ने इस केस के अलावे पहले भी इस तरह की घटना में अपनी संलिप्तता स्वीकार किया है और इन लोगों की योजना थी कि आगे भी इस तरह की फायरिंग करके चौक चौराहों पर दहशत करके हम अपना वर्चस्व बनावें और क्षेत्र में जो है अपना दहशत कायम कर सकें। तो ये पुलिस के लिए बड़ी कामयाबी है। 3 कांडों में, और आफ्ताब जो है 1 कांड में जेल जा चुका है। क्या पिस्टल है, मैगजीन लगा हुआ है और 5 जिंदा कारतूस है। दोनों अपराधी में से जो साजिद है वो चांडिल से गया है और कपाली से, दोनों जगहों से, एक बार चांडिल से गया और कपाली से। थाना क्षेत्र में ही, कपाली क्षेत्र में ही कहीं ये इनपुट मिला कि पुनः जो है से फायरिंग करने वाला है। इसके लिए लोग कहीं साइड में बैठ के अपना प्लान बना रहा था और इसी में हम लोग तकनीकी हेल्प लिए और अपना प्लानिंग करके जाले जाके। शुक्रवार को वॉलंटियरी ब्लड डोनर्स एसोसिएशन बीबीडीए का 35वां स्थापना दिवस समारोह पूर्वक मनाया गया। इस मौके पर जमशेदपुर के माइकल जॉन ऑडिटोरियम में वार्षिक उत्सव आयोजित हुआ। साथ ही बेहतर कार्य करने वाले संस्था के सदस्यों को पुरस्कृत भी किया गया। वर्ष 1985 में आज ही के दिन वॉलंटियरी ब्लड डोनर्स एसोसिएशन की स्थापना की गई थी। शुक्रवार को संस्था का 35वां वार्षिक उत्सव समारोह पूर्वक मनाया गया। इस मौके पर जमशेदपुर के माइकल जॉन ऑडिटोरियम में कार्यक्रम आयोजित हुआ, जिसमें बीबीडीए के सभी पदाधिकारी व सदस्य शामिल हुए। मंच पर उपस्थित पदाधिकारियों ने दीप प्रज्वलित कर वार्षिक उत्सव की शुरुआत की। इस मौके पर कई सांस्कृतिक कार्यक्रम भी प्रस्तुत किए गए। वहीं रक्तदान को बढ़ावा देने तथा इससे संबंधित कार्यों में बेहतर प्रदर्शन करने वाले सदस्यों को पुरस्कृत भी किया गया। हम लोग का जो एनुअल फंक्शन हुआ बहुत बेहतरीन हुआ। सभी जगह से जितने भी लोगों को एक रफली 200 कैंप ऑर्गेनाइजर जो है सभी आए, अपना कैंप मेंबर्स को भी साथ में लेके आए। एक बहुत अच्छा जलसा हुआ जहाँ पे गेस्ट थे हम लोग का टाटा स्टील के वाइस प्रेसिडेंट मिस्टर उत्तम सिंह जी, चरण साहब डायरेक्टर हैं एंड बाकी से लोग भी आए थे। बहुत जोश के सब एंड सब मिलके हम लोग ये जो एनुअल डे फंक्शन है, ये वॉलंटियर ब्लड डोनर एसोसिएशन का, वो हम लोग सुचारू रूप से समर्पित किए। रफली हम लोग 195 हम लोग प्लान किए थे, सो 180-85 के आसपास जरूर आए। आइए अब बात करते हैं पोटका के घने जंगलों में बसे सबरों की दयनीय स्थिति की।
झारखंड सरकार विलुप्त होते सब्रों के उत्थान एवं विकास पर करोड़ों खर्च कर रही है, लेकिन उसकी जमीनी हकीकत देखनी हो तो चले आइए पोटका के हरीना पंचायत के सुदूरवर्ती गांव झरना कोचा, जहां के ग्रामीण आज भी गड्ढा खोदकर पानी पीने को विवश हैं। गांव में ग्रामीणों को सड़क, पानी, बिजली व स्वास्थ्य सुविधाएं अब तक नहीं मिल पाई है। एक और झारखंड सरकार की नजरों में विलुप्त हो रही सबर जनजाति के लोगों का उत्थान उसकी पहली प्राथमिकता है। वहीं पोटका प्रखंड कार्यालय के सरकारी बाबुओं की अनदेखी व कार्यालय में ही बैठकर योजनाएं बनाने, लागू कराने की प्रवृत्ति की सजा भोग रहे हैं हरीना पंचायत के झरना कोचा के 12 सबर परिवार। पोटका प्रखंड क्षेत्र के ओते झड़ी गांव का एक टोला है झरना कोचा, जहां के 12 सबर परिवार आज तक सड़क, पानी, बिजली जैसी मूलभूत सुविधाओं से वंचित हैं और अपना अस्तित्व बचाए रखने के लिए जद्दोजहद कर रहे हैं, लेकिन इन सबरों की सुधि लेने वाला कोई नहीं है। पोटका प्रखंड मुख्यालय से 20 किलोमीटर दूर है हरीना के ओतेझड़ी गांव का झरना कोचा टोला। यहाँ के सबर जनजाति के लोग अब तक विकास की बाट ही जो रहे हैं। गर्मी की दस्तक से ही जब उनके जल स्रोत सूख गए तो ग्रामीणों ने पानी के लिए श्रमदान कर गंदे तालाब में गड्ढा खोदा और इसी गड्ढे का पानी गांव के 12 सबर परिवार पीने से लेकर हर काम के लिए प्रयोग कर रहे हैं। इसी तरह गांव में न बिजली है, न वहां तक पहुंचने के लिए कोई सड़क। सामाजिक कार्यकर्ता सिद्धेश्वर सरदार एवं ग्रामीणों ने भी झरना कोचा में तत्काल सड़क, बिजली, पानी, इंदिरा आवास तथा शौचालय बनवाए जाने की मांग की है, ताकि गाँव के सबर बच्चे भी पढ़ लिख कर आगे बढ़ सके। काम किया गया, लेकिन ऐसा क्यों, ऐसा झरना कोचा में अभी तक आदिम जनजाति होने के नाते या कैसे, माने जिसकी उसकी प्राथमिकता बहुत ज़्यादा होना चाहिए था, उस पर अभी तक नहीं पहुंचा है। वो बिजली भी वहाँ वो लोग की रोशनी की भी जरूरत है, बिजली वहाँ पहुँचाना का काम सरकार करे। वहाँ के हालत जो है, एक तो सिर्फ जंगल आजीविका से लोग जी रहे हैं। जो भी डाकिया योजना मिलता, डाकिया के द्वारा जो राशन मिलता है, वो राशन पर अभी तो ज़्यादा निर्भर हो गए। क्या कि पहले तो 2 खाना मिलता था, जंगल का उत्पादन और डाकिया योजना से जो अनाज मिलने वाला। अब जंगल की स्थिति तो बहुत दयनीय है, कंद फल मूल खत्म हो गया है। तो ऐसे स्थिति में वहाँ के बच्चा पढ़ लिख सके, वहाँ की स्कूल की व्यवस्था को ठीक ठाक कर दिया जाए और रोड की व्यवस्था हो जाए और बिजली और पानी की व्यवस्था अगर कर लेता है तो झरना कोचा के जो भी आदिम जनजाति है और आदिवासी हैं, उसकी बहुत ही उज्जवल भविष्य हो। सबर परिवार रहते हैं और यहाँ पानी का बहुत ज़्यादा समस्या है और यहाँ देख रहे हैं यही तालाब है, इसी तालाब में ही सब माने गाय, बैल, बकरी सब पीते हैं। फिर जब जहाँ बैल बकरी वहाँ माने पी के पानी को गंदा कर देते हैं, फिर से उन लोग को माने पानी साफ करने के लिए पानी निकाल देना पड़ता है, लेकिन प्यास के बावजूद भी उन्हें पानी का इंतजार करना पड़ता है। पानी माने बहुत कचरा खाचिन, माने एठे नहीं सीनाचिन, एठे नहीं खाचिन, माने बहुत या कचरा है खाचिन। बिजली नहीं पहुँचे, किछु नहीं, इंदिरा आवास नहीं, कोनो नहीं हो जाए कर देखी लेबे, नहीं तो कोनो इठे किछु नहीं पाए। बस्ती है ये झरना कोचा, यहाँ 12 परिवार है, सबर परिवार 12 परिवार है और यहाँ पानी का बहुत ही दिक्कत है। कल हम लोग मीटिंग किया वहाँ हरीडी में, वहाँ हम लोग को पता चला कि यहाँ सबर परिवार बहुत दिक्कत है। एक यहाँ तालाब है, तालाब तो नहीं, एक गड़िया है, इसी में पानी पी रहा है, जानवर भी पी रहा है और आदमी भी पी रहा है, नहा भी रहा है और गंदा भी यह कर रहा है और यही छन छन के लोग इतना पी रहे हैं। यहाँ सरकार की ओर से कोई यहाँ चापाकल भी नहीं है और यहाँ कोई दूसरा तालाब भी नहीं है। लेकिन अभी देखिए इतना दिन से एक बार आज़ादी के या से यहाँ कोई पानी का कोई व्यवस्था नहीं है। सरकार की सुविधा के कुछ नहीं है, उस तरह का व्यवस्था कुछ नहीं है। आइए बात करते हैं टाटा स्टील की ओर से CRM 12 में पॉन्ड 5 के हुए उद्घाटन की। जमशेदपुर में पर्यावरण संरक्षण एवं जैव विविधता संरक्षण के प्रति अपनी प्रतिबद्धता के तहत शुक्रवार को CRM 12 में 5वें तालाब पॉन्ड 5 का उद्घाटन किया गया।
टाटा स्टील कॉरपोरेट कम्युनिकेशन के वीपी चाणक्य चौधरी ने पॉन्ड 5 का विधिवत उद्घाटन किया। ये टाटा स्टील के ताजे पानी की खपत में कमी के प्रति प्रतिबद्धता के तहत जल स्रोतों को पुनर्जीवित करने की योजना पर काम कर रहा है। इसके तहत CRM 12 में तालाबों के विकास की परिकल्पना वर्ष 2019 में बनी थी, जिसके 5वें तालाब का उद्घाटन शुक्रवार को हुआ, जिसके साथ ही क्षेत्र में करीब 32 एकड़ भूभाग पर जलाशय का विकास का काम पूरा हो गया है। टाटा स्टील कॉरपोरेट सर्विसेज के वीपी चाणक्य चौधरी के साथ टाटा स्टील और TIS कंपनी समूह के अन्य वरिष्ठ अधिकारियों ने तालाब का उद्घाटन किया। इस अवसर पर चाणक्य चौधरी ने कहा कि नवनिर्मित तालाब न केवल वर्षा जल के संचयन में मदद करेगा, बल्कि भूजल स्तर को भी रिचार्ज करने में मददगार होगा। ये पहल इस बात का प्रमाण है कि विनिर्माण इकाइयां पर्यावरण के अनुकूल वातावरण में सह अस्तित्व में रह सकती है। उन्होंने बताया कि इन तालाबों के अलावा 19 एकड़ भूभाग का जैव विविधता को समृद्ध करते हुए लगभग 6000 पेड़ लगाने के साथ ही हरित आवरण के रूप में उपयोग किया गया है। ये हम जहाँ खड़े हैं अभी वो CRM 12 का पूरा कॉम्प्लेक्स है। यहाँ पे 3 हमारे प्लांट्स हैं, रूस्कोप का है, TSDPL का है, और यहाँ पे आप देख रहे हैं जो वाटर बॉडी रिजुविनेट की गई हैं, ये पूरा एरिया तकरीबन 40 से 50 एकड़ का है। और हम लोगों ने गूगल अर्थ में देखा कि ये 2000 से पहले यहाँ पे पानी होल्ड होता था, तो मतलब एक नेचुरल पॉन्ड था, और 40 एकड़ कम नहीं होता, 40 से 50 एकड़ कम नहीं होता। 2018 में हम लोगों ने 2018-19 में हमने आकर देखा तो हम लोगों को लगा कि ये पहले वाटर बॉडी था, तो इसको क्यों नहीं रिजुविनेट किया जाए। और हम लोगों ने छोटा एरिया पकड़ा जिसको हम पॉन्ड 1 कहते हैं, जो कि 5-6 एकड़ का था, और हम लोगों ने देखा कि प्लांट में से क्या पानी निकल रहा है और रेन का क्या पानी है। आप जाएंगे तो उसके सामने में पॉन्ड 1 के सामने में एक एंगलिंग पॉन्ड शुरू से है, यहाँ पे लोग फिशिंग भी करता है। तो हम लोगों ने देखा कि पानी का फ्लो काफ़ी अच्छा है, तो इसको किया जा सकता है। तो इसमें पुराना कुछ ऐश पड़ा हुआ था, वो हमने निकाल के नया पॉन्ड 6 एकड़ में रेडी किया। और जब उसके ऑपरेशन के बाद हम लोगों ने फाउंटेन्स भी हैं, इंप्लोडर्स भी हैं, तो हमने देखा कि बहुत से बर्ड्स आने शुरू हुए, फिश इसमें डाली गई, और साथ में कुछ पेड़ पौधे भी लगाए गए। तो उससे हम लोगों को बहुत मोटिवेशन हुई कि हमने कहा कि इसको 5-6 एकड़ पे छोड़ना नहीं है, अब इसको बढ़ाते जाना है। और हर 3-4-6 महीना में हम लोगों ने नया पॉन्ड शुरू किया। तो ये पॉन्ड 5 आज जैसे हो रहा है, ये सबसे बड़ा पॉन्ड है। तो अभी तकरीबन 45 एकड़ में 30 से 32 एकड़ हम लोगों ने वाटर रिजुविनेट कर लिया, और कुछ एरिया जो बचा है 2.5 एकड़ बचा है, वो भी अगले 3-6 महीना में हो जाएगा। तो बाकी जो एरिया बच गया है उसमें हम पूरा प्लांटेशन, आप देख ही रहे हैं, प्लांटेशन है, क्योंकि यहाँ प्लांट्स चलते हैं, तो जो यहाँ लोग काम भी करने आते हैं उनको भी देखने में अच्छा लगना चाहिए कि हरियाली है, पानी है। दूसरा ये है कि आज के दिन में पानी की स्केर्सिटी बहुत बढ़ती जा रही है, और जमशेदपुर के लिए अच्छी एक देन है कि यहाँ रेनफॉल अच्छी होती है। तो जब रेनफॉल अच्छी होती है तो उस वाटर को हम लोगों को कंजर्व करना चाहिए, ग्राउंड वाटर टेबल को भी बढ़ाने में इससे सुविधा होती है। तो ये सब सोचते हुए ये प्रोजेक्ट को हाथ लिया है। तो बाकी जो टाउन मैनेजमेंट में आप जानते हैं कि सीवेज ट्रीटमेंट का बहुत काम रहता है, और क्योंकि कुछ जमशेदपुर में ऐसे इलाके हैं जहाँ पे सीवेज ट्रीटमेंट हो नहीं पा रहा है क्योंकि पुरानी सीवेज लाइन्स हैं। तो ये कुछ मशीन्स आई हैं जो कि हाई फ्लो जेटिंग की हैं या हाई सक्शन की हैं, जिससे कि हम लोग जो पुराने सीवेज लाइन बाद 2018 तक देखते थे, और कैसे स्लोली वाटर बॉडी घटता गया। जबकि ये लो लाइन लैंड था ऐसे, लेकिन पानी यहाँ रुक नहीं रहा था क्योंकि नाला है, नाला से वो खराब होके रिवर में जा रहा था, और कई बार हमको लगता था कि गंदा पानी भी जा रहा हो। तो 2018 में जब हम लोग यहाँ आए थे, उस टाइम पे हमारे कुलीग सुधांशु पाठक थे, ये राजेश अभी हैं, यहाँ ये लोग थे। हम लोग देखे, हम लोग बोले यार इसका तो जब नेचुरली पानी था यहाँ पे, तो इसका तो बेस्ट है कि पानी रखना चाहिए। तो इसीलिए हम लोग पूरा प्रोजेक्ट रिपोर्ट बना के KRG जो अभी गोपीनाथ। आइए अब बात करते हैं कपाली में आयोजित अखंड हरिनाम संकीर्तन की। चांडिल अनुमंडल के कपाली नगर परिषद क्षेत्र अंतर्गत कैंदडी में तकरीबन 2 साल बाद हर्षोल्लास के साथ हरि मंदिर में हरिनाम संकीर्तन का आयोजन किया जा रहा है, जिसमें बड़ी संख्या में श्रद्धालु शामिल हो रहे हैं।
कोरोना के 2 साल तक अखंड हरिनाम संकीर्तन का आयोजन नहीं हो पाया था। अब जब धार्मिक अनुष्ठान की छूट दी गई है तो इस बार भव्य तरीके से कपाली के केंद्रीय स्थित हरि मंदिर में अखंड हरिनाम संकीर्तन आयोजित की गई है, जिसमें स्थानीय ग्रामीणों के साथ साथ आसपास व दूर दराज के गांवों से भी लोग यहां पहुंच रहे हैं। आयोजन को लेकर पूरे क्षेत्र में भक्तिमय माहौल देखा जा रहा है। इस अवसर पर स्वर्गीय पूर्व विधायक साधु चरण महतो की धर्मपत्नी सारथी महतो ने कपाली के केंद्री में चल रहे अखंड हरिनाम संकीर्तन में भाग लिया। इस आयोजन को सफल बनाने में पुजारी धनंजय गोस्वामी, राजकुमार महतो, खगेन महतो, ललित महतो, सुनील कुमार महतो, राजीव महतो, मनास महतो, राकेश सिंह, मनीष महतो, जगदीश महतो, तपन महतो, हेमंत महतो, चंदन महतो, प्रदीप महतो, अजय प्रमाणिक, कपूर प्रमाणिक, जितेन महतो, महादेव महतो, सजल महतो, दुर्गा चरण महतो आदि ने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। वहीं आयोजन के संबंध में आयोजन कमेटी के सदस्य राजकुमार महतो तथा पुजारी धनंजय गोस्वामी ने जानकारी दी। में हरिनाम हरि कीर्तन का आयोजन किया गया है, जो हमारे गांव केंद्र में कर रहे हैं हम लोग। दर्शक को हमारे यहाँ आस पड़ोस के सभी जगहों से आए हैं, कपाली क्षेत्र के सभी दर्शक आए हैं यहाँ पर। ये एक दिन का है, जैसे 8 पैर का होता है ये, तो ये 8 पैर का किया गया है, क्योंकि कोरोना काल में ये हुआ नहीं था हम लोगों का, और बाकी सब असुविधा के चलते 2 साल से ये प्रोग्राम नहीं हुआ था। फिर कोरोना के जैसे ही हम लोगों को थोड़ा सा राहत मिला है कोरोना से, हम लोगों ने इसको फिर से शुरू किया है। इसमें बहुत उत्साह है, लोग बहुत दूर दूर से हरिनाम कीर्तन का आनंद लेने के लिए आ रहे हैं। आसपास के सभी गाँव से यहाँ पर लोग आ रहे हैं, क्योंकि पिछले 2 सालों से ये सब कार्यक्रम नहीं हो रहा था, लोगों का एकजुट होना बहुत ही मुश्किल हो गया था। इस कारण से बहुत ही ज़्यादा दर्शक आ रहे हैं। तो राधा गोविंद नाम संकीर्तन चल रहा है केंद्रीय ग्राम से, ये राधा गोविंदों का नाम चल रहा है। इसमें पार्टी है डबो, पाइनादा, दुंदू और साल 4 पार्टी है। ये राधा गोविंदों का नाम चल रहा है। ये केंद्रीय ग्राम सोलाना का जो प्रोग्राम है, ये हर साल होते हैं। जय गुरु, राधे राधे। अष्टम पहर किया गया है, अष्टम पहर। आइए बात करते हैं कपाली में युवक की पत्थर से कूचकर हत्या किए जाने की। सरायकेला खरसवा जिले के कपाली ओपी अंतर्गत वार्ड नंबर 15 स्थित शाहिद बगान में एक 32 वर्षीय युवक का पत्थर से कुचला शव बरामद होने से पूरे इलाके में सनसनी फैल गई है। मृतक की पहचान कपाली के ही डांगरडी निवासी मोहम्मद अफरोज के रूप में की गई है। कपाली के वार्ड नंबर 15 स्थित शाहिद बगान में शुक्रवार सुबह एक शव पड़ा मिलने से पूरे इलाके में सनसनी फैल गई। 32 वर्षीय उक्त युवक के शव को देखने से लग रहा है कि पत्थर से कूचकर उसकी हत्या की गई है। मृत युवक की पहचान कपाली के ही डांगरडी निवासी मोहम्मद अफरोज के रूप में की गई है। उधर शाहिद बगान में शव मिलने की सूचना पाकर पहुंची कपाली पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम के लिए भेजने के बाद मामले की जांच शुरू कर दी है। उधर हत्या की सूचना पाकर पहुंचे मृतक के परिजनों का रो रो कर बुरा हाल है। युवक की हत्या के कारणों की अब तक जानकारी नहीं मिल पाई है। पुलिस इसका पता लगाने की कोशिश कर रही है। वैसे कपाली ओपी क्षेत्र में बीते करीब 1 हफ्ते से अपराधियों की सक्रियता बढ़ गई है। मेडिकल दुकान और 2 अन्य जगहों पर हुई फायरिंग का अभी खुलासा भी नहीं हुआ था कि युवक की हत्या ने कपाली पुलिस के लिए नई चुनौती खड़ी कर दी है। वहीं कपाली ओपी के एएसआई मोहम्मद जावेद आलम ने मामले की जानकारी देते हुए बताया कि शाहिद बगान में शव होने की सूचना पर वे लोग पहुंचे हैं। मृतक के सिर पर चोट पाए गए हैं। मामले की जांच चल रही है। बड़ा बाबू को सूचना मिला था कि डांगोडी इमरान का निर्माणाधीन मकान के पीछे एक डेड बॉडी है। सूचना का सत्यापन कार्रवाई करने हेतु हम लोग यहाँ पर पहुँचे। डेड बॉडी हम लोग रिकवरी कर लिए। उसका जो कागज होता है इंक्वेस्ट, डेड बॉडी चालान सब हम लोग बना दिए हैं। अभी तुरंत ये अज्ञात था लेकिन अभी उसके गार्जियन आ गए हैं। अब उनका नाम पता वेरीफाई होने के बाद उसका सिर में चोट है, ये है। अब वो तो पोस्टमार्टम के बाद पता चलेगा। और आज के इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। हम फिर हाजिर होंगे कुछ और नई ताज़ा खबरों के साथ। तब तक के लिए एसएससीएन न्यूज़ की पूरी टीम की ओर से मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।